नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट के साइंस के सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग प्रश्नों की हम प्रैक्टिस आपको करा रहे हैं। तो हम पहुंच गए थे हमारे चैप्टर ऊर्जा, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश और प्रकाश यंत्र पर। इससे पहले जो प्रश्न देखे थे वीडियो में, वो इससे जस्ट पहले वाले टॉपिक पर आधारित प्रश्न देखे थे। अलग अलग पार्ट वाइज देख रहे थे, तो सबसे लास्ट वाला पार्ट साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आज हम देखेंगे हमारा ये वाला जो टॉपिक है इस पर आधारित कुल जो प्रश्नों की संख्या है वो आपकी 200 से ज्यादा है। तो अलग अलग पार्ट वाइज हम प्रश्नों में देखेंगे। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ऊर्जा, जो इसी के अंतर्गत टॉपिक है वो, और इसी में ही हम 30 प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न। ऊर्जा पर आधारित सबसे पहला प्रश्न है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल है? बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 2H1। ये यहाँ पर 1H1, 2H1, 3H1 ऐसे करके जो लिखे हुए हैं ना, ये सभी हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। जो पहला वाला है इसको हम कहते हैं प्रोटियम, दूसरा वाला जो है इसको हम कहते हैं ड्यूटीरियम, और तीसरा वाला जो होता है इसको हम कहते हैं ट्राइटियम। और जो प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सा समस्थानिक भारी जल है, तो आप ये कहेंगे कि ये जो बी वाला ऑप्शन है ये दूसरा हाइड्रोजन का स्थिर समस्थानिक होता है, जिसका ऑक्सीजन के साथ जो है यौगिक भारी जल बनाता है, इसीलिए आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को जो है वो छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किस में बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा में, पवन ऊर्जा में, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा में, या फिर गतिज ऊर्जा में? बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो संपीड़ित स्प्रिंग जो होता है ना, जैसे खींच कर छोड़ देते हैं, वही लिखा है, तो वो अपनी स्थितिज ऊर्जा को किस में बदल लेता है? तो आप कहेंगे गतिज ऊर्जा में बदल लेता है। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन है? ऊष्मीय ऊर्जा का, रासायनिक ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का, या फिर नाभिकीय ऊर्जा का? बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और किसका जो है वो संयोजन है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आप कहेंगे स्थितिज ऊर्जा का जो है ये यहाँ पर सही होगा। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। अगला देखते हैं चौथा प्रश्न। एम द्रव्यमान के एक कण की गतिज ऊर्जा ई है, तो इसका संवेग क्या होगा? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। चार यहाँ पर जो है वो अलग अलग तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं। आंसर की बात करते हैं। यदि एम द्रव्यमान का एक कण है, उसकी गतिज ऊर्जा ई है, तो इसका संवेग हो जाएगा आपका √2mE। ए वाला आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? चार ऑप्शन है, बल कहलाती है, गति कहलाती है, शक्ति कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। आसान सा प्रश्न है, बताइए कि कार्य करने की जो दर होती है वो क्या कहलाती है? आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर जो है वो शक्ति कहलाती है। अगला देखते हैं छठा नंबर प्रश्न कि एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा जो है वो होती है एमईवी में मान पूछा गया है। एएमयू क्या होता है? एएमयू होता है आपका एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट जो है उसके तुल्य ऊर्जा पूछी गई है। चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका सी वाला ऑप्शन 931 MeV जो है वो सही हो जाएगा। यही कहीं कहीं दशमलव में भी लिखा रहता है 931.5 MeV स्लैश सी स्क्वायर करके, तो वो भी है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम टिक कर लेंगे, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगर यही वैल्यू आपकी किसी और मात्रक में पूछी गई तो तब आंसर आपका बदल जाएगा, ये चीज का ध्यान रखिएगा।
क्योंकि यही किलोग्राम में लिखा होता है तो 1.66 इन 0.53 ऐसे करके जो है E-27 किलोग्राम वहां पर मान अलग होता है। अगला कह रहा है कि यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा में 0.1% की वृद्धि होती है तो उसके संवेग में प्रतिशत वृद्धि जो है वो कितनी होगी? बताइए, 4 ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा? तो प्रश्न में जो जो वैल्यू दे रखी ना, जैसे m द्रव्यमान मान लेते हैं हम कि m द्रव्यमान जो है उसके किसी पिंड की प्रारंभिक जो गतिज ऊर्जा है उसको हम मान लेते हैं k1 और संवेग को मान लेते हैं p1 और अंतिम मान जो होगा वो k2 p2 करके मान लेते हैं k2 p2। और इसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आप एक समीकरण के तौर पर बना लीजिए, जैसे k2 बराबर k1 प्लस 0.1 लिखा हुआ है ना, तो 0.001 k1 और k2 अपॉन k1 का जो है आप रेशियो निकालेंगे। वैसे इतनी यहाँ पर जगह नहीं, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। आप करेंगे क्या इसमें, p2 अपॉन p1, इसको डायरेक्ट ही वहां तक लिख देते हैं, p2 माइनस p1 अपॉन p1 इंटू 100, ये लास्ट में आपका आएगा आंसर। यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 0.05%। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर इतना जगह नहीं तो डायरेक्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगला देखते हैं, एक बल्ब जो है वो 100 वाट 200 वोल्टेज की एक 160 वोल्टेज वोल्टता के साथ जोड़ा गया है, तो शक्ति ह्रास जो है वो होगा 64 वाट, 100 वाट, 32 वाट या फिर 160 वाट। बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। यहाँ पर आपको फॉर्मूला यूज करना है, P बराबर V² अपॉन R जो सूत्र होता है उसका यूज करना है शक्ति ह्रास जो है वो निकालने के लिए। पर उस फॉर्मूले को 2 बार यूज करना होगा क्योंकि 2 बार वैल्यू आपकी दे रखी है। देखिए कैसे करेंगे, P बराबर V² अपॉन R। हम यहाँ पर R की वैल्यू आप निकाल लीजिए क्योंकि P और V प्रश्न में मान दे रखा है, तो इसको हम एक स्टेप अगर आगे सॉल्व करेंगे तो R बराबर V² को ऐसे ही रहने दीजिए और बटे में जो है ये P को ले जाइए, V की जगह V रख दीजिए। V का मान देखिए यहाँ पर 200 वोल्ट करके है, तो 200 V² है ना, तो 200 गुणे 200 बटे में P जो है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी 100 रख दीजिए। ये मान एक बार आ गया इससे। अब यही सेम फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, पर यहाँ पर जैसे हमने R की वैल्यू को अलग कर लिया था, पर यही मान जो हमने यहाँ पर R का निकाला है, इस R का मान दोबारा से उसी फॉर्मूले में हम रख देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से होगा आपका कि P बराबर V² अपॉन R। अब यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे तो ये वाला जो V है ये बाद वाला V होगा क्योंकि 160 वोल्टेज करके दे रखा है ना, इसके साथ जोड़ा गया है, तो यहाँ पर 160 रखेंगे, तो 160 और V² ना, तो 160 गुणे 160 बटे में R की वैल्यू वो रखेंगे जो ऊपर से हमने निकाली है, तो 200 गुणे 200 बटे में 100। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर काटने पीटने पर कितना बचेगा, 8 गुणे 8 बचेगा, 8 8 जो होता है 64, तो 64 वाट आपका आंसर जो है वो यहाँ पर हो जाएगा, जो कि पहले ही ऑप्शन में देखिए दे भी रखा है। बस एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसी के थ्रू आप निकाल सकते हैं इस प्रश्न को। 64 वाट आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 9वां नंबर वाला प्रश्न ही मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा था, कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसका आंसर देंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार पूछा जाता है। बताइए, 1 जूल जो है उसमें कितने जो है वो अर्घ होते हैं? 4 यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में, तो आप क्या कहेंगे, पहला ही ऑप्शन यानी कि 10 की घात 7 जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। ये प्रश्न आपका ना यूपी टेट का जो अपर प्राइमरी हुआ था उसमें आ चुका है, 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं। अगला है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल ऐसी युक्ति है जो कि परिवर्तित जो है वो करती है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में, या फिर प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत में, या विद्युत को प्रकाशीय में, या चुंबकीय को विद्युत में। इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहेगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस जो है वो कराते रहें। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा।
आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ABCD में, तो आप क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक सेल ऐसी युक्ति है जो कि प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है वो परिवर्तित करती है। बी वाला आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला देखते हैं प्रश्न आपका 11 नंबर की 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 490 जूल गतिज ऊर्जा के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है। वो ऊंचाई जहां पिंड की गतिज ऊर्जा प्रारंभिक मान की आधी हो जाएगी, वो ऊंचाई इनमें से कौन सी होगी? वो यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा, कैसे आप जो है इस टाइप के प्रश्न को जो है वो करेंगे। गतिज ऊर्जा और के होती है, स्थिर ऊर्जा यू के तौर पर हम दर्शाते हैं, तो दोनों का मान क्या होता है? सदैव नियत रहता है। अगर इसी जो सारी चीजें लिखी हुई हैं इसको हम एक समीकरण के तौर पर लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर साइड लिख देते हैं K1 प्लस U1 प्लस, या ये दोनों का जो मान है वो नियत के तौर पर बराबर के तौर पर लिख देते हैं K2 प्लस U2, इस टाइप से। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो K1 जो है इसका मान प्रश्न में 490 जूल दे रखा है, यहाँ पर हम मान 490 रख सकते हैं, और प्रारंभिक जो वेग होगा वो आपका शून्य हो जाएगा, तो यहाँ पर जो U1 है इसकी वैल्यू की जगह हम 0 रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए K2 की जगह आगे कह रहा है ना कि वो ऊंचाई जहाँ पिंड की गतिज ऊर्जा प्रारंभिक मान की आधी हो जाएगी, तो K2 की जगह हम इसका हाफ रखेंगे, तो 490/2। और जो U2 है ये आप MGS रखेंगे फॉर्मूले के तौर पर, तो M की वैल्यू 2 दे ही रखी है तो 2 रखेंगे। G की वैल्यू आप जानते हैं 9.8 होती है, तो उसकी जगह 9.8 रखेंगे, और H की वैल्यू जो है आप H की जगह कुछ नहीं रखेंगे क्योंकि H का मान भी तो शून्य हो जाएगा। अब इतने जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको आपको जो है सॉल्व करना है, और इसी से आपका आंसर जो है वो आएगा, क्योंकि प्रश्न में आपसे पूछा गया वो ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये आपको H का मान ही तो निकालना है। एक चीज का ये ध्यान दीजिएगा कि जो मान शून्य होगा H का, वो इधर वाले के लिए मैंने बताया है, जहां पर स्टार्टिंग में मैंने डायरेक्ट शून्य लिख दिया था, इसके लिए जो है आपका H का मान शून्य होगा, और इसी के लिए आपका U1 का मान भी शून्य होगा। पर क्योंकि इधर वाला H तो आपको प्रश्न में ही निकालना ही है कि वो ऊंचाई जहां पिंड की गति ऊर्जा प्रारंभिक मान की आधी हो जाएगी, इसका मान आपको निकालना है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो H बराबर 490 माइनस 245/19.6 आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 12.5 मीटर जो है वो सही हो जाएगा। अब यहाँ पर तरीका मैंने बता दिया, बाकी आप सॉल्व स्वयं से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 12 नंबर है कि 1000 वाट का एक हीटर प्रतिदिन 90 मिनट जो है वो प्रयोग किया जाता है। ये हीटर 30 दिन में कितने यूनिट ऊर्जा की खपत करेगा, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका, यूनिट की संख्या निकालनी कभी भी तो वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे हजार, तो वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे हजार लगाएंगे, जो जो वैल्यू दे रखी है उसको यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं घरों में जो प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा होती है ना उसको हम किलोवाट घंटा में ही तो मापते हैं, उसी को हम यूनिट कहते हैं। अब यहाँ पर अगर घंटा की बात करें उसके आधार पर 90 मिनट यहाँ पर लिखा है प्रयोग किया जाता है, 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा हो जाएगा, और इसको अगर घंटा में व्यक्त करेंगे तो 3/2 घंटा आप लिख सकते हैं। दिन 30 दिन ऑलरेडी दे रखा है। अब यूनिटों की संख्या का फॉर्मूला मैंने बताया, वॉट गुणे घंटा गुणे दिन बटे हजार, ऐसे निकाला जाता है। वॉट की जगह आप रखेंगे 1000 वाट जो कि प्रश्न में दे रखा है, इसकी जगह क्या रखेंगे 1000। घंटा मैंने बता दिया इधर चेंज करके 3/2, दिन 30 ऑलरेडी हमने प्रश्न में दे रखा है, और बटे में 1000। अब इस 1000 से ऊपर वाले 1000 को डायरेक्ट काट भी सकते हैं, या इस 1000 को नीचे वाले 2 से गुणा करके काट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस 1000 से 1000 को काटेंगे, 30 गुणे 3/2 है, 30 को 3 से गुणा करेंगे तो 90 आएगा, और 90/2 होता है 45, यानी आंसर आपका 45 यूनिट यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि पहले वाले ऑप्शन में ही जो है आपको दे रखा है 45 यूनिट।
13 नंबर प्रश्न कह रहा है विद्युत सेल में ऊर्जा परिवर्तन होता है, किससे किसमें होता है, ये आपसे पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन विद्युत सेल में जो है वो होता है। इन सब चीजों को स्वयं से प्रैक्टिकल देखिए, उसमें लिक्विड टाइप से भरा है, उसमें एक प्रकार की रासायनिक ऊर्जा ही तो है, उससे आप जो भी चीज जला रहे हैं तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। अगला है विद्युत सेल में ऊर्जा परिवर्तन जो है वो होता है, ऊपर वाला प्रश्न जो हमने देखा था वही तो है ये। अगला देखते हैं 14, यदि किसी वस्तु का संवेग अपरिवर्तित रखते हुए उसका द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर जो है वो क्या प्रभाव पड़ेगा। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। गलती नहीं है, दुगनी हो जाती है, आधी रह जाती है, चार गुनी हो जाती है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में, तो आप कहेंगे आधी जो है वो रह जाती है। यदि किसी वस्तु का संवेग अपरिवर्तित रखते हुए उसका द्रव्यमान जो है वो दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो आधी रह जाती है। अगला है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। डायनामो, माइक्रोफोन, विद्युत मोटर या फिर बैटरी। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका डायनामो जो है वो सही होगा। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण पूछा बहुत जाता है ये प्रश्न। डायनामो भी पूछा जाता है और वैद्युत मोटर भी पूछा जाता है, जो कि इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16, डायनामो ऊर्जा परिवर्तित करता है। ऊपर वाला जो प्रश्न पूछा गया था ना, ये ऊपर से नीचे के क्रम में पूछ लिया गया। यहाँ पर देखिए आंसर से ही क्वेश्चन बना दिया गया, तो आंसर आपका तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, यांत्रिक को विद्युत में जो है वो परिवर्तित, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में डायनामो होगा। अगर यही पूछा गया होता वैद्युत मोटर, तो आपका विद्युत को यांत्रिक में परिवर्तित करता है वैद्युत मोटर। अगला देखते हैं 17, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो संचायक सेल आपका सही हो जाएगा। सीसा संचायक सेल करके सारी चीजें मैंने बताई भी थी। 18 प्रश्न है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है, 746 वॉट के बराबर होता है। अगला है कि नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है। बताइए गुरुत्वीय, स्थितिज, विद्युत या गतिज में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो नदी का बहता हुआ जल गतिज ऊर्जा जो है उसका संवहन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं 20, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत बार रिपीट होता है, आप सभी जानते हैं कि ऊर्जा को तो ना नष्ट किया जा सकता है, यानी कि ना तो सृजन किया जा सकता है ना विनाश किया जा सकता है, केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, तो डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला पूछा गया है कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। दिशा और परिमाण दोनों ही नहीं होते, दोनों होते हैं या केवल दिशा होती है परिमाण नहीं, बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे पहला ऑप्शन सही होगा, कार्य में कोई दिशा नहीं होती है, केवल और केवल क्या होता है, परिमाण होता है, और इसीलिए किस राशि में, वैसे इसकी ट्रिक भी होती है वो भी याद रख सकते हैं। हाँ, तो कार्य में कोई दिशा नहीं होती तो आप कहेंगे ये एक अदिश राशि जो है वो हो जाएगी। अगला देखते हैं 22 नंबर प्रश्न है कि 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। मान लीजिए जी का मान भी दे रखा है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूला आपका होता है गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य डब्ल्यू का mgh, डब्ल्यू बराबर mgh। अब यहाँ पर m की वैल्यू 1 किलोग्राम है, h की वैल्यू 10 मीटर की ऊंचाई की बात की जा रही है, और g की वैल्यू तो आपकी 9.8 ऑलरेडी दे रखी है। मान यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा, 1 गुणे 9.8 गुणे 10, अब 9.8 है, 10 से गुणा करेंगे ये दशमलव उधर खिसक जाएगा, यानी कि आंसर आपका क्या आएगा 98 जूल, 98 जे आपका आ जाएगा। कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, 98 प्लस में भी दे रखा है, 98 माइनस में भी दे रखा है, सही कौन सा होगा। यदि विस्थापन जो आपका होता है ना वो बल की दिशा के विपरीत होता है,
तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपका कार्य ऋणात्मक हो जाता है, इसलिए आंसर माइनस वाला आपका जो है वो सही होगा, डी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर जो है ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना कीजिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। वीडियो को रोक कर पॉज करके खुद से भी आप चाहें तो प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। करना सेम वैसे ही जैसे ऊपर देखा था। द्रव्यमान का मान देखिए 20 किलोग्राम दे रखा है, ये मान जो दे रखा है वो m का दे रखा है, और यही चीज लिखा है उसे जमीन से 2 मीटर जो है ऊपर, तो यानी कि ये जो मान दे रखा है वो h का दे रखा है। और बाकी g का मान सब जानते हैं, चाहे तो आप 9.8 रख लीजिए या तो 10 रख लीजिए। और प्रश्न में दे रखा है g की वैल्यू 10 मीटर सेकंड की पावर -2, यानी कि यही 10 आप रख लीजिए। वैसे अधिकतर प्रश्नों में दे ही रखी होती है। तो W बराबर सूत्र होता है mgh। m की वैल्यू आप रखेंगे 20, g की वैल्यू रखेंगे 10, h की वैल्यू रखेंगे 2। तो ये कितना हो जाएगा, 20 गुणे 2 40 और गुणे 10 यानी कि 400 जूल आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। आसान प्रश्न है, सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 36 दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड एक बढ़ तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य जो है वो कितना होगा। नीचे ऑप्शन है, तो m की वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पर 4 किलोग्राम, और जो v1 है उसकी वैल्यू यानी प्रारंभिक वेग है उसका मान 5 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। v2 का मान 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, और वस्तु की गति 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगी। तो वस्तु में किया गया कार्य क्या लगाएंगे आप फॉर्मूला, हाफ 4 10 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो इससे काट सकते हैं, 2 बार में जाएगा। 10 का स्क्वायर होगा 100, 5 का स्क्वायर होगा 25, 100 में 25 घटाएंगे तो बचेगा 75, 75 को 2 से गुणा करेंगे तो 150, तो 150 जूल आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। देखिए ऑप्शन कौन सा है, पहला वाला जो है वो सही हो जाएगा। इस चैप्टर में सब न्यूमेरिकल ही भरे हुए हैं। अगला भी देखिए एक न्यूमेरिकल है। 0.1 किलोग्राम आपका ये द्रव्यमान दे रखा है, एम दे रखा है, और कह रहा है गेंद द्वारा ऊपर से नीचे की ओर गिरने में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी। तो ये वाला जो है आपकी गिराया जाता है तो 2 मीटर हो जाएगी ये ऊंचाई, आप इसको मान सकते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के बल लगने से होने वाला कार्य कितना होगा ये निकालना है। जी की वैल्यू भी आपको दे रखी है। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लगने से गेंद द्वारा होने वाला कार्य जो है वो 2 मीटर की ऊंचाई पर गेंद की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो यहाँ पर कार्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो लिख भी सकते हैं हम चाहे तो, कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा बराबर 0.1 ये m, g की वैल्यू 9.8 और h की वैल्यू 2। बार बार मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ये mgh का मान यहाँ रखा है मैंने, सेम जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला उसी का रख दिया था। अब इसको आप मल्टीप्लाइड करेंगे 1.96 जूल जो है आपका आंसर जो है आ जाएगा। ए वाले ऑप्शन में जोड़ के दे रखा है। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन जो है वो हो ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन या फिर शून्य। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो शून्य जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, शक्ति, दाब, ऊर्जा या बल। ये प्रश्न इसी टाइप का तो आया था, वहां पर मैंने बताया था कि ऊर्जा जो है इसे हम कहते हैं। 28 नंबर प्रश्न, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 n का भार उठाता है, इसके द्वारा किया गया कार्य जो है वो क्या होगा। 4 ऑप्शन में रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो कुली जो है वो 500 न्यूटन जो है इसका भार उठाकर 100 मीटर चलता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य है। उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। सी वाला आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। शून्य क्यों होगा, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है। इसी कारण से आप कहेंगे, जब इसमें आप मान भी रख के देखेंगे तो W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे
तो उस हिसाब से मान पूरा जो है आपका 0 हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण जो है वो कितना होगा। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो अभी ऊपर वाले प्रश्न में ही मैंने बताया था, ये देखिए यही चीज बताई कि 90 डिग्री जो है आपका एंगल हो जाता है यदि किया गया कार्य जो है वो शून्य होता है। और किया गया कार्य ही प्रश्न में पूछा गया था, जो कि शून्य यहाँ पर ऑलरेडी पूछा गया था। तो अभी हमने बताया यदि किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच का जो कोण होगा वो 90 डिग्री, आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। पर इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार जो भी आपके कोर्स में सारी चीजें हैं प्रैक्टिस हम प्रश्नों की कराते रहें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी हिडन टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो 30 नंबर प्रश्न आपका है कि एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.0 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किया गया काम जो है उसकी गणना जो है आपको करनी है। और 4 ऑप्शन भी आपको यहाँ पर दे रखे हैं, बताना है आपको कि कैसे करेंगे, कौन सा जो है वो आंसर आएगा। वस्तु का भार यहाँ पर देखिए m दे रखा है 15 किलोग्राम, ये क्या है m की वैल्यू दे रखी है। और वस्तु की भूमि से ऊंचाई कितनी, भूमि से इतने मीटर ऊपर लिखा है ना, ये जो है आपकी वैल्यू h की दे रखी है। बस कुछ नहीं करना होता है, न्यूमेरिकल देख के घबराना नहीं है। जो जो वैल्यू दे रखी है उसे एक बार देख लीजिए क्या क्या दे रखा है। जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या -2। अब इन्हीं तीनों के आधार पर आपको प्रश्न में क्या पूछा गया है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना। तो m दे रखा है, g दे रखा है, h, तो शॉर्ट फॉर्मूला होता है आपका w बराबर m g h। m की वैल्यू रख दीजिए, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 1। 15 गुणे 10 कितना होगा, 150 होगा। 150 जूल आपका आंसर हो जाएगा बी वाला, यही आपका सही हो जाएगा। सभी प्रश्न समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं कि भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत जो है वो कौन सा है। नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, कोयला या फिर जल विद्युत। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कौन सा है, आपको बताना है। आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। आंसर हम देखेंगे इसका नेक्स्ट वाले वीडियो में। आज वीडियो में इतना ही रखते हैं। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे लाइव आकर भी प्रश्न देख सकते हैं और प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। इससे पहले के अगर प्रश्न नहीं देखे हो तो लिंक आपको जो है प्लेलिस्ट की अलग से मिल जाएगी, साइंस की भी जीके की भी, जहाँ पर इससे पहले के प्रश्नों को भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।